सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप सभी को कक्षा 9वीं से कक्षा 10वीं का प्रमोट होने पर आप सबको बधाइयाँ एवं आज क्लास 10वीं का ऑनलाइन पढ़ाई करने पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक शिक्षक होने के नाते आज पढ़ाई करने से पहले कुछ मुख्य बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे या आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको विदित है कि आज पूरे दुनिया में एवं हमारे देश में भी कोरोना वायरस से संक्रमित होते जा रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में लॉकडाउन है और इसमें आपका एवं आपके परिवार का सहयोग हमें मिलता जा रहा है और इसमें आपका एवं आपके परिवार का वालों का योगदान मिलते जा रहे हैं। आप हैं तो आपके परिवार हैं तो गांव हैं, गांव हैं तो शहर हैं तो राज्य है और पूरे राज्य है तो हमारे देश के सभी नागरिक स्वस्थ हैं। अपने को कुछ दिनों के लिए संयम एवं धैर्य बनाए रखिएगा, फिर पहले की जैसी सामान्य स्थिति हो जाएगी। जैसे कि हमें पुस्तकीय ज्ञान से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि अनेकता में एकता भारत की यही विशेषता है। आप ये खुद देख रहे हैं एवं महसूस कर रहे हैं कि भारत में वर्तमान में 130 करोड़ जनसंख्या लगभग है, जो अलग अलग राज्यों से, केंद्र शासित प्रदेशों से, अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, बोलियाँ, खान पान, रहन सहन, वेशभूषाएँ सबकी अलग अलग है। अलग अलग होते हुए भी हमारे देश के हर नागरिक आपातकालीन स्थिति पर एकजुट हो गई है और यही शायद भारत की विशेषता है। आज कोरोना वायरस के कारण घर तक सिमट गए हैं और यही वर्तमान की परिस्थितियाँ कल इतिहास बन जाएगी और आप सभी इस इतिहास के साक्षी भी रहेंगे। आज से 5 साल के बाद, 20 साल के बाद या हम कभी और याद करेंगे तो वह हमारा अतीत रहेगा, अर्थात इतिहास बन जाए रहेगी और आने वाले दिनों में यही आज की घटनाएं हैं वो कल पाठ्यक्रम में एक नया अध्याय आपदा प्रबंधन के रूप में जुड़ जा रहेगा। जैसे 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये पश्चिमी देशों तक ही सीमित रहा। प्रथम विश्व युद्ध इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पहला ऐसा भी युद्ध हुआ है लेकिन जल और थल और वायु से पहली बार हुआ है, इसीलिए इसे प्रथम विश्व युद्ध कहते हैं। 1939 से लेकर 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध रहा, लेकिन ये थोड़ा सा व्यापक रूप में रहा। अमेरिका के द्वारा जापान में 6 अगस्त 1945 एवं 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिराया और द्वितीय विश्व युद्ध यहीं पर समाप्त हुआ। ये हमारा इतिहास बन गया। भारत के इतिहास में यदि हम झांके भी तो 1857 से लेकर 1905 तक नरम दल हुए, गरम दल हुए, गांधी युग हुआ, ये इतिहास बन गई और आज की परिस्थितियाँ भी हमारा एक इतिहास बन जा रहेगी। बस आपको कुछ दिनों तक विशेष बातों पर ध्यान देने होंगे। आप भीड़ भाड़ जाने की जगहों पर जाने से बचें। आप किसी के यहाँ, पड़ोसी के यहाँ, दोस्त यार के यहाँ, सगा संबंधी के यहाँ ना जाए, ना उन लोगों को आपके यहाँ आमंत्रित करें। और हमारे देश में कार्यरत डॉक्टर, नर्सें, स्वास्थ्यकर्मी एवं पुलिस वाले जो हम लोगों का जो हमारे देश के नागरिकों का जो सहयोग प्रदान किया जा रहा है, इनको पूर्ण रूप से सहयोग करते रहें। और यदि किसी को संक्रमित हो जाता है तो उसको समाज से अछूता ना समझे, बल्कि उनका आत्मविश्वास, मनोबल बढ़ाए रखें। जय हिंद, जय भारत।
हम कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करेंगे और सामाजिक विज्ञान विषय में 4 विषयों से मिश्रण हुआ है। एक इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इतिहास उसे कहते हैं जो गुजरा हुआ ज़माना, उसको इतिहास कहते हैं। राजनीति शास्त्र में हम नाना प्रकार से भी और बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन सरकारें जो 3 प्रकार से होती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। भूगोल में हम लोग जो है पृथ्वी के बारे में, भूगोल अर्थात जो है भू धन गोल, मतलब पृथ्वी गोल है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और इसी पृथ्वी में स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, इन सभी तथ्यों को हम लोग अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र के से तात्पर्य ये है कि अर्थ मतलब होता है पैसा और शास्त्र मतलब होता है ज्ञान। तो पैसों से संबंधित हम लोग जो है ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। कल मैं आप सबको जो है ब्लूप्रिंट प्रसारित कर दिया गया था, आप लोग देख लिए होंगे, और नहीं भी देखे होंगे तो उनको बारीकी से अभी देख लेना, स्कूल खुलने के पहले। अभी जो है हर क्लास सब्जेक्ट के क्लासेस चल रही है। मैं नेक्स्ट दिन और आऊँगा मैं, और आज इसको अभी देख लीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 का हम लोग अध्ययन करते हैं, और उसमें है हमारा संसाधन और विकास, संसाधन एवं विकास। संसाधन और विकास, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग उसे कह सकते हैं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करता है, वही हमारी संसाधन है। जो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करता है वही संसाधन है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे लिए संसाधन है और दूसरों के लिए संसाधन नहीं है। जैसे आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो कई लोगों के पास हो सकता है कि पुस्तक भी ना हो, क्लियर है। लेकिन यही मैं थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ, जैसे पशु चराने वाला कोई लड़का होगा, उनके पास यदि रास्ते में 10वीं का पुस्तक मिल जाता है, पुस्तक उठाएगा, उन्होंने पुस्तक उठाने के बाद सबसे पहले वो देखेगा कि इसमें पुस्तक में कलरफुल फोटो है क्या, जो मनपसंदा उनका फोटो मिल जाए। यदि रंगीन फोटो नहीं मिलेगा, फिर इधर उधर कुछ देखेगा, नहीं मिलेगा तो वो फेंक देगा। और वही पुस्तक आपके पास मिल जाता है तो वो आपके लिए संसाधन है, क्योंकि अभी आपके पास हो सकता है पुस्तक ना होगा, उनके लिए संसाधन नहीं था, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए संसाधन बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि परिस्थितियाँ बदलती रहती है, तो उस समय हो सकता है कि संसाधन ना हो उसके लिए। एवं विकास, विकास से तात्पर्य क्या होता है? विकास हमेशा धनात्मक होती है। विकास हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक जैसे एक उदाहरण के रूप में हम लोग देखें, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि और विकास सुनने में हमको एक ही जैसा लगता है, लेकिन वृद्धि ऋणात्मक एवं धनात्मक हो सकती है। वृद्धि ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा धनात्मक ही रहेगी। जैसे हमारे देश का जनसंख्या वृद्धि, हमारे देश का जनसंख्या वृद्धि ये हमारे लिए घातक है। तो ये ऋणात्मक हो सकता है किसी देश के लिए, या जनसंख्या जो है धनात्मक हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम ये देखें, प्रथम विश्व युद्ध में और द्वितीय विश्व युद्ध में जो पश्चिमी यूरोपीय देशों में जो बहुत से शहीद हुए हैं, क्योंकि युद्ध में जो ज़्यादा था पुरुष होते थे, और उस समय जो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से शहीद हुए पुरुष लोग, तो उस समय
उस परिस्थितियों पे, उन देशों, पश्चिमी देशों पे जो है ये पुरुषों की संख्या बहुत कम हो गई। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर जो है फिर जनसंख्या उत्पन्न नहीं हो पा रही थी, क्योंकि महिलाएं ही थी। तो वहाँ पर जो है जनसंख्या बढ़ने पर जो है एक धनात्मक हो सकता है, लेकिन हमारे देश के लिए ये ऋणात्मक होगी। तो वृद्धि हमेशा धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा अ, धनात्मक होगी। वृद्धि से तात्पर्य एक और मैं उदाहरण दे दूं। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपने घर के सामने में कल मैं जो इतना सारा कचरा देखा था। आज देखता हूँ तो इनकी वृद्धि इतनी हो गई। मतलब कचरा जो है वो क्या है, कोई अच्छी बात नहीं है, वो जो है गंदी बात है। तो ये जो है वृद्धि जो है ऋणात्मक हो सकती है। क्लियर। और विकास हमेशा धनात्मक होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखें प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता, प्राकृतिक किसे कहेंगे? प्राकृतिक किसे कहेंगे? प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता। प्राकृतिक वह होता है जो ईश्वर के द्वारा निःशुल्क उपहार दी जाती है, जो ईश्वरीय देन होता है, जो मानव के द्वारा इसको बनाया नहीं जाता। मानव के द्वारा जो बनाया जाता है उसको कृत्रिम कहते हैं या उसको सांस्कृतिक कहते हैं। प्राकृतिक वह होता है नेचुरल, जो किसी मानव के द्वारा बनाया नहीं जाता। क्लियर हुआ? संपदा, संपदा क्या है? संपदा जो है धन, ऐश्वर्य, समृद्धि। प्राकृतिक संपदा के साथ मानव के द्वारा जो नहीं बनाई गई है, जो ईश्वरीय देन है, उन ऐसे धन को, ऐसे समृद्धि को, ऐसे ऐश्वर्य को के साथ हमारा संबंध क्या है, रिश्ता क्या है? रिश्ता मतलब क्या होता है? जैसे पिता पुत्री के साथ रिश्ता हो सकता है, पिता और माता के साथ संबंध हो सकता है, पिता और बेटे का संबंध हो सकता है ना? और साथ ही साथ जो ईश्वर और एक भक्त के साथ रिश्ता हो सकता है ना? तो प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता क्या है? तो प्राकृतिक संपदा के साथ रिश्ता हम ये देखते हैं कि जब से ये मानव का विकास हुआ है, तब से जो धीरे धीरे जो है अपना बौद्धिक क्षमताएं के अनुसार से कार्य करते रहे, और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे, बढ़ते गए और उनका बौद्धिक विकास होते गया। तो उस समय मनुष्यों के पास कोई हथियार नहीं होता था। तो उस समय मानव जो है अपना खान पान जंगलों में रहते थे, अपना खान पान जो है कंदमूल खाते थे और किसी से कोड़ाई करते थे। उस समय जो है उनका जो संसाधन था पत्थर था। पत्थर से जो है उस कंदमूल को जो है खुदाई करते थे और खुदाई करने के साथ अपना भरण पोषण करता था। और वृक्षों को काटने का काम जो करता था, उन पत्थरों का हथियार बनाते थे और उसी से कटाई करते थे। और समय के साथ साथ मनुष्यों को उत्पादन कार्य भी बढ़ते गया, ये बढ़ते गए। और जिस समय मानव ने अपना औजार पत्थरों से कार्य किया जाता था, तो उस समय उस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। समय के साथ साथ समय बीतता गया, मनुष्य के उत्पादन कार्य का दायरा बढ़ता गया। अब वह खेती और पशुपालन भी करने लगे हैं, और इसी को इतिहासकार ने खेती एवं पशुपालन की शुरुआती दौर को नवपाषाण क्रांति कहते हैं। नवपाषाण क्रांति किसे कहते हैं? जो मानव के द्वारा पहले जो है पत्थरों से हथियार के द्वारा जो है अपना भरण पोषण करता था, अब बौद्धिक क्षमताएं के कारण जो है उसको धीरे धीरे उस वनी भाग को धीरे धीरे जो है कटाई करते गए। कटाई करने के बाद जो है उसमें अब नई जो अच्छी क्वालिटी के जो बीज आई उसको डाले,
डालने के बाद ऐसा पता चला कि इसमें फूल फल लगाते हैं। अब उसके बाद फिर ऐसा लगा कि ये जो है अब इस स्थान पर जो फसल हो गई है तो इन स्थानों पर नहीं होगी, किसी दूसरी स्थान पर होगी। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे और इसको कहते थे जो वर्तमान में घूमिंग कृषि कहता है या स्थानांतरण कृषि। उस समय भी ऐसी होता था। और जिस समय खेती और पशुपालन का कार्य जो करने लगे, बृहद पैमाने पर आ गए आज की स्थिति पर, उसको शायद इतिहास काल लोग इसको नवपाषाण काल कहते हैं। नवपाषाण काल के पश्चात मनुष्य की बौद्धिक क्षमताएं के अनुसार से जगह जगह वस्तुओं का निर्माण करने लगी और लोगों की बौद्धिक क्षमताएं के साथ साथ जो है पहले की जो तुलनात्मक में अब एक नई क्वालिटी देने लगी, जैसे कपड़ा बनाना, बर्तन बनाना, छोटे छोटे जो है उद्योग के रूप में हाथ करघों के द्वारा जो कार्य किए जाते थे आदि। अब ये देखते हैं संसाधन किसका। भाई हमारे पृथ्वी है, उस पृथ्वी में सभी जगह जो है संसाधन है। अब वो संसाधन वो किसका रहेगा, बात यहाँ पर आ जाती है। अब संसाधन जो है जैसे जैसे संसाधनों का महत्व बढ़ते गया, अब जान गए तो संसाधन का महत्व जैसे बढ़ते गया तो कई समाजों में संसाधनों का जो है संसाधनों पर अधिकार पूरे समाज के पास संयुक्त रूप से हुआ। ये जो संसाधन जो मिलती है, संसाधन मान जो है मानव की आवश्यकताओं को पूरी करता है। अब समझ गए पृथ्वी पर जितने भी हैं वो किसी न किसी रूप से मानव का काम आता है। अब यह जो है कई जगह क्या किए इसको ये जो संसाधन है वो संयुक्त रूप से आने लगे, सब जो है इस संसाधन का उपयोग करने लगे और इसी प्रकार से जो इस संसाधन का उपयोग करते गए तो आने वाले दिनों में जो है एक संकट उत्पन्न हो सकती थी। तो इसके लिए फिर क्या किए, कुछ समाज में या कुछ जगहों पर क्या किया, जो उस समय जो जागीरदारे होते थे, जमींदार जो होता था, वो लोग जो है अपने पास रख लिए। जब अपने पास रख लिए तो उस संसाधनों को पूरे समाज के रूप में ना होकर व्यक्तिगत रूप में हो गए। अब जो है उसका जो फिर छोटे छोटे जो किसान भी होते थे, उन लोगों को जो ज़मींदार होते थे उन लोगों के पास जो है टैक्स पटाते थे, लगान पटाते थे और इस प्रकार से जो ज़मींदार था उनके पास जो है वृद्धि हो जाती थी, पैसों की वृद्धि हो जाती थी। आज से लगभग हम लोग ये देखें, आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व लंदन में जो औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति से तात्पर्य क्या होता है, औद्योगिक मतलब जो होता है जो पहले हाथों से किया जाता था, संसाधन को जो है हाथों से जो बनाया जाता था, तो वो जो है अब मशीनों से बनाने लग गए। क्रांति मतलब क्या होता है, परिवर्तन। जो पहले हाथों से कार्य किया जाता था अब वह जो है मशीनों से कार्य किया जाने लगे। एक बृहत क्रांति आ गई, एक विचार रूप से वैचारिक जो है परिवर्तन आ गया। तो औद्योगिक क्रांति से अब ये देखते हैं कि जहाँ पर औद्योगिक क्रांति आने से ही साम्राज्यवाद उत्पन्न हुआ। साम्राज्यवाद किसे कहते हैं, साम्राज्यवाद वह होता है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र के उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में हस्तक्षेप करता है या पूर्ण रूप से शोषण उसको करते हैं, वो कहलाता है साम्राज्यवाद। क्लियर हुआ? एक बार और बता दूं, साम्राज्यवाद उसे कहा जाता है, औद्योगिक क्रांति का कारण ही साम्राज्यवाद हुआ और इसी साम्राज्यवाद के कारण ही प्रथम विश्व, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, महाभारत इसी के कारण हुआ। साम्राज्यवाद या इसको उपनिवेशित भी कह सकते हैं। साम्राज्यवाद वह होता है जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र की उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीति को पूर्ण रूप से हस्तक्षेप करता है या शोषण करता है, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये देखें
कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ये जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो ये कोई देश है, इधर कहाँ कोई देश है, ये अलग अलग देश हैं, ये अलग अलग देश हैं, ये अलग अलग देश हैं। जब कोई शक्तिशाली, जैसे ये कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमज़ोर राष्ट्र, अब ये मालूम है कि ये कमज़ोर है और ये कमज़ोर राष्ट्र है, ये कमज़ोर राष्ट्र है और मान लो ये कमज़ोर राष्ट्र है, तो उसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीति को पूर्ण रूप से हस्तक्षेप कर देता था और उसको अपने रूप में मिला लेता था। मतलब यह है कि अपना साम्राज्यवाद, अपना जो साम्राज्यवाद को विस्तारवादी करना चाहता था। अर्थात जो है ये इतना बड़ा हो गया और हो सकता है कि ये भी कमज़ोर है तो ये इतना बड़ा हो गया। अब क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जो है औद्योगिक क्रांति के कारण ही जो औद्योगिक उत्पन्न हुआ, अब ये जानते हैं कि ये जो है संसाधन, हमारे पास जो संसाधन है और इसी प्रकार से इसका उपयोग करते जाएं तो हो सकता है कि भविष्य में ये समाप्त होने की स्थिति पर रहेगी। तो इसीलिए जो है ये अपने पास इसको मिला लेता था, इसको अपने पास मिला ला। अब इसका जो है ये विस्तारवादी हो गए। अब हो सकता है कि इनका ये जो देश था वो इनका नज़र था, पड़ा हुआ था, ये वाला जो था इनके नज़र में था। तो क्या हुआ, तो ऐसी परिस्थितियों में इनसे इनकी मित्रता एक तो नहीं थी, शत्रुता बढ़ गई और इनसे भी इनकी शत्रुता बढ़ गई, क्योंकि ये जो है इनको लेना चाहता था और ये जो है इनको लेना चाहता था। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ इसी के कारण हुआ, साम्राज्यवाद के कारण ही हुआ था। तो पूरे पश्चिमी यूरोप जो देश है वो दो गुट में बढ़ गया था। जो इसमें जो है एक तरफ जो था इटली था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, और एक तरफ जो है मित्र राष्ट्रों की तो और फ्रांस था, इंग्लैंड था आदि। लेकिन इटली जो था वो दोनों तरफ से था। और आज से लगभग जो है 250 वर्ष पहले जो है औद्योगिक क्रांति हुआ और इसी के कारण हुआ। अब ये देखते हैं कि ये औद्योगिक क्रांति हुआ और इस प्रकार से हम उपयोग करते जाएंगे, और उपयोग करते रहेंगे और आने वाले दिनों में ये हमारे पास जो है संकट की स्थिति हो सकती है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने लगे तो नष्ट होना स्वाभाविक हुआ है। जैसे जो हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, जरूरी नहीं है हमारे पास जो पृथ्वी में जो सभी जगह एक ही प्रकार से जो संसाधन है या जो संसाधन मिल रहा है वो सभी जगह जो पर्याप्त मात्रा में है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कई जगह जो है कोयले का भंडार ज़्यादा है तो कई जगह लोहे का भंडार ज़्यादा है, तो कहीं पर कुछ भी संसाधन नहीं है लेकिन वो दूसरे रूप से संसाधन हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका संसाधन का यदि दुरुपयोग करते जाएं तो हो सकता है कि हमारा जो ये पृथ्वी का जो वातावरण है ये असंतुलित हो सकता है। जब असंतुलित हो जाएगी तो हमारा ये पर्यावरण जो है बदल जा सकती है। पर्यावरण विज्ञान की नज़र से है, पर्यावरण विज्ञान की नज़र। अब ये इस प्रकार से जो शक्तिशाली राष्ट्र जो इस प्रकार से जो संसाधनों का दुरुपयोग करते जाएंगे तो हो सकता है कि भविष्य में जो पृथ्वी के जो असंतुलित हो जाए, तो पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ों को काट कर जो है वन्य भागों को काट कर उस पर जो है औद्योगिकरण किए जा रहे हैं। तो वो क्योंकि वन को काट कर जो है हमारे जो भरी हवाएं जो होती है वो जो संसाधित होता है और जो वन होने के कारण वहाँ पर जो अवशोषित करती है और उस जगह जो है वर्षा करती थी। वर्षा करने के बाद जो है धीरे धीरे वहाँ पर जो है एक पेड़ जो होती है वहाँ पर जो है एक पेड़ होने के कारण उसकी जड़ें जो है उस भागों पर जो है जकड़ कर रखती है, ज़मीन को जकड़ कर रखती है, जिसके कारण उन भागों पर जो है भूमि अपरदन नहीं होता, भूमि संरक्षण नहीं होता।
तो ऐसे में जो है उस जगह यदि वर्षा हुई और वर्षा होने के कारण वो धीरे 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 जल जो है रिस कर जो है एक पुनः चक्रण के रूप में हो जाती है। नहीं तो ऐसे में क्या हो जाता है, वन को कर गए, अब वहाँ पर जो है जल आया और जल जो है मिट्टी को अपरदित करते हुए ले गए, मतलब मिट्टी को कटाव भी हुआ, जल रिसा भी नहीं, तो ये पर्यावरण जो है पूरा दूषित हो जाता है और आने वाले दिनों में ये भारी संकट की स्थिति पर आ जाती है। तो इसी पर हम लोग ये देखते हैं पर्यावरण विज्ञान की नज़र से। पर्यावरण जो है वो वैज्ञानिक लोग क्या कहते हैं। अब ये उदाहरण के लिए मैं एक दे दूं, अमेरिका में लगभग 1950 के संदर्भ पे अब उस समय वैज्ञानिक लोग ये महसूस किए कि घरों में जो वर्तमान में हम लोग जो अब छोटे थे तो हमारे घर में जो है चिड़िया जो आती थी और हमारे घर के आंगन में जो फुदकती रहती थी, हम लोग जो है चावल दे देते थे, या हमारे माँ लोग जो है चावल जो मिलते थे उसमें जो कंकड़ होते, कंकड़ को खाने के लिए पक्षियाँ आती थी और उसको फुदक फुदक कर जो हमारे आंगन में ही रहती, वो सब देखने को नहीं मिलता। तो 1950 में लगभग वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया कि पहले की तुलनात्मक में जो पक्षियों का जो चहचहाहट जो होती है वो कम क्यों होती जा रही है। तो बहुत खोजबीन के से पता चला कि यह जो है रासायनिक खाद जो होती है, मिलावट जो धीरे धीरे होती है, जितना मानव की बौद्धिक क्षमताएं बढ़ती जा रही है उसके साथ ही से मानव का जो है शारीरिक परिस्थितियां, उसकी शारीरिक बनाव प्रतिरोधक क्षमताएं कम होती जा रही है। जैसे मच्छरों को मारने के लिए जो मच्छरों को मारने के लिए या नियंत्रित करने के लिए जो डीडीटी वितरित करते हैं, पहले जो है सरकार के द्वारा की जाती थी, डीडीटी छिड़काव किया जाता था, और ये डीडीटी जो छिड़काव किया जाता है तो झीलों तक जाता था, ये क्योंकि ये कीटनाशक है और झीलों तक जाता था, तो झीलों में जो जितने भी जीव होते थे वो क्या हो जाता था, उसमें वो दूषित होता था। जैसे मछलियों, उदाहरण के लिए एक हम लोग झीलों में जो रहने वाले जो है एक प्राणी का हम लोग लगे मछली। अब मछलियों का जो है पशु पक्षी जो खाते थे, क्योंकि उस झील में जो है रासायनिक तत्व घुल गया, अब उस रासायनिक मछलियों के द्वारा उसको ग्रहण किया गया। अब पशु पक्षियाँ जो है उसको जो है खाने लगे, तो उनका जो है पशु पक्षी ऊपर आ गए, और पशु पक्षी को कौन खाता था, मानव खाते थे। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो है मानव के शरीर में भी ये कीटनाशक धीरे 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 आते गए। साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं कि उस झील से मानव भी अपना मछली को खाने लगे, तो उनका भी रासायनिक तत्व जो है हमारे शरीर में चलते गए, और ये धीरे 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 हमारे लिए घातक होते गए। आज हम भारत एक कृषि प्रधान देश है, लगभग 75% जो है कृषि प्रधान देश है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से कहें अप्रत्यक्ष रूप से कहें। हम लोग अब ये देखें कि कृषि प्रधान देशों में यहाँ चारों तरफ जो है कृषि कार्य किए जाते हैं। किसानों के द्वारा जो फसल उगाए जाते हैं, तो इसमें कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। जब कीटनाशक का उपयोग किया जाता है तो उसमें क्यों किया जाता है, क्योंकि पौधों में कीड़े आदि लग जाते हैं, और कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक का प्रयोग किया जाते हैं। और कीटनाशक का प्रयोग उस समय तो कीटनाशक तो ख़त्म हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब उसको जो है अनाज को हम लोग खाते हैं, या उसके अनाज के जो छिलके होते हैं, भूसी जो होते हैं, वो हमारे पशु खाते हैं, तो उनको भी नुकसान हुआ। और अनाज को अंदर के जो बीज होता है उसको मानव के द्वारा खाया गया। अब वो उसको हम लोग जब ग्रहण कर रहे हैं तो सने से धीरे धीरे से हम लोग जो है जहर खा रहे हैं, पैजन खा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग ये कह सकते हैं, और ये भविष्य में अब आज हम देखें
जो साधारणतः आदमी जो है अभी सबसे ज़्यादा जो है कैंसर से पीड़ित होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो है चाहे सब्जियों के द्वारा क्या है, चाहे अनाजों के माध्यम से क्या है, या किसी और के माध्यम से क्या है कि ये जो है हम लोग जहरीले पदार्थ खाने के कारण जो है अधिकांश, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुषों पर हो, चाहे बच्चे हो, अधिकांश जो है ये कैंसर के पीड़ित होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं जब चलाई गई तो उस समय कृषि पर किया गया। तो ये क्या कृषि जब किया गया, क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो कृषि पर किया गया। अब उस पर कृषि पर किया गया, दूसरा फोकस किया गया हमारे देश में दूसरी पंचवर्षीय योजना पर कृषि एवं औद्योगिक पर। जब उद्योग लगाने लगे तो उद्योगों का पानी जो है कहाँ दूषित होने गए, उद्योगों का जल जो है कहाँ बहाते गए, नदी नालों में बहाते गए। अब नदी नालों का में नहाने वाले जो होते हैं वो अधिकांश मानव भी नहाते हैं, पशु भी नहाते हैं। अब पशुओं का जो है वो चर्म रोग होने लगा है और साथ ही साथ जो है मानव को भी होने लगा है। अब उस जल का, नदी नालों का जल को जो है मानव जब ग्रहण करते हैं तो वो धीरे धीरे वो रासायनिक तत्व भी मिलते जा रहे हैं। तो इसके लिए जो अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए चीनी उद्योग। अब चीनी उद्योग जो है वो किससे बनता है, गन्ने के रस से। गन्ने के रस से जो चीनी बनाया जाता है, अब वो चीनी बनाया जाता है तो उससे जो बच गया भाग जो होते हैं उसको हम लोग खोई कहते हैं। अब खोई से जो है हम लोग फेंक देते हैं। अब वो जो है जहाँ पर पड़ा है वो हमारे लिए नुकसान होता है, पर्यावरण नुकसानी होता है। दूसरी पदार्थ, अब इसका हम लोग जो है उस अवशिष्ट पदार्थ के यदि हम उपयोग करने जाएं तो हम ईंधन के रूप में कर सकते हैं, या इसको हम लोग जो है कागज बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं इसका हम लोग उपयोग करना सीखें। प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं हम ये देखते हैं। प्राकृतिक किसे कहते हैं, अब ये देखें। प्राकृतिक वह होते हैं जो प्राकृतिक वह होते हैं जो ईश्वरीय देन होता है, मानव के द्वारा नहीं बनाई जाती है। इसको ईश्वर ने हमें निःशुल्क उपहार के रूप में दिया गया है। वो है संसाधन जो मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। वह होता है जो यह दो प्रकार से हो सकता है, एक जैविक संसाधन और दूसरा जो है अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन वह होते हैं जो जिस संसाधन में जीव की मात्रा होती है, जीव की मात्रा होती है, प्राण होती है, उसको हम लोग जैविक संसाधन कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं पेड़, मछली, ये जैविक संसाधन है। साथ ही साथ पेड़ और मछली कह सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग इसको कोयला को भी कह सकते हैं, खनिज तेल को भी कह सकते हैं। अब कोयला को इसलिए कह सकते हैं, खनिज तेल को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कोयला जो है औषधि चट्टान है, और औषधि चट्टान में जब औषधि चट्टान जो होता है वो जीवों की मात्रा के द्वारा होती है। मतलब यह है कि वन जो है हम छोटे से पौधा किए रहते हैं, उसमें जो है भविष्य में बहुत बृहद पैमाने पर हो जाता है, तो इसमें प्राण है, तो ये जैविक हुआ। अब जहाँ पर वनी भाग है, जलवायु परिवर्तन के कारण या धरातल को उठल पलट के कारण, आज जहाँ वनी भाग था, भविष्य में जो वनी भाग था उसमें धरातली परिवर्तन के कारण या भूकंप आने के कारण वह जो है वनी भाग जो है दब गया। दब जाने के बाद जो है आज हमको कोयले के प्राप्त रूप में हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग कोयले को जैविक कह सकते हैं। उसी प्रकार से खनिज तेल पे जो है जीव जंतुओं के सड़े गड़े जो होते हैं उससे खनिज तेल उत्पन्न होता है। जैसे ह्यूमस होता है, ह्यूमस मतलब जो है पेड़ पौधे के जो पत्ते गिरे रहते हैं और वो गिरे रहते हैं, उसमें जो है हम लोग महीन कीड़े देखते हैं, वो भी हमारा जैविक संसाधन के रूप में है।
अजैविक संसाधन वह होता है जिसमें जीवों की मात्रा नहीं पाई जाती है। जैसे ये भूमि, जल, वन, वन नहीं, सूर्यताप, ये जो हमारा जीवों की मात्रा नहीं रहती है। नौकरणीय संसाधन। अब नौकरणीय संसाधन क्या होता है? अब नौकरणीय संसाधन वह होता है, नौकरणीय संसाधन से तात्पर्य यह है जिसमें नवीनीकरण नहीं होता, नवीनीकरण किया जाता है। वह संसाधन जिसमें नौकरणीय संसाधन जिसमें नवीकृत किया जाता है, नए नए के रूप में होते रहते हैं। जैसे जो आज संसाधन है वो कल और उत्पन्न हो जाएगा। जैसे उदाहरण क्या, और यह संसाधन को हम लोग जो है असमाप्य संसाधन कह सकते हैं। असमाप्य संसाधन मतलब ये है कि यह संसाधन जो है वो कभी समाप्त नहीं होता। आज जो है वो कल और बन आ जाएगी, परसों और आ जाएगी, और ये इस संसाधन को हम लोग कह सकते हैं चक्रीय संसाधन। जैसे सूर्यताप, जल, वायु, वन, पशु। जैसे सूर्यताप, आज जो सूर्य का ताप की प्राप्ति हो रही है वह कल सुबह और मिल जाएगी, परसों भी मिल जाएगी, एक साल के बाद मिल जाएगी, 2 साल के बाद मिल जाएगी। उसी प्रकार से जल के द्वारा जो है हम लोग उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग जो है घर में खाना बनाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, नहाते हैं। इस सब का पानी जो कहाँ जाते हैं? हमारे घर के नाली के द्वारा कहाँ जाते हैं? तालाबों में चले जाते हैं, या तो नहरों में चला जाता है। नहरों का जो है नदी में चला जाता है, नदी के जो है कहाँ चला जाता है? समुद्र में। तो इस प्रकार से जो है एक चक्रणीय हो जाता है। और इस जैसे नदी नालों का जो है वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होने के कारण जो है वाष्पीकृत होता है, संघनन बन जाता है। संघनन के बाद जो है उसी भागों पर फिर बरस पड़ती है, तो ये चक्रीय हो जाता है। आज जो वायु है, आज जो हमको प्राप्त हो रही है सांस के द्वारा जो हम लोग ले रहे हैं, तो ये कल भी हम लेंगे, हम हमेशा लेते रहेंगे। वन भी कह सकते हैं कि आज हमारा वह है वो इसका दूसरे रूप में और मिल सकता है। पशु जो है, आज जो पशु है उसको, एक पशु को हम ख़त्म कर दिए तो उसका जो बच्चे हैं और उनका और बच्चे हैं वो हमेशा चलते रहेगा। तो ये असमाप्य संसाधन, ये वो संसाधन है जो कभी समाप्त नहीं होगा। अनौकरणीय संसाधन से तात्पर्य यह है कि यह वह संसाधन है जो एक बार यूज़ करने के बाद, एक बार उपयोग करने के बाद वह हमेशा के लिए ये नष्ट हो जाता है। ये वह संसाधन है। अनौकरणीय संसाधन वह होता है जिसमें नौकरीकृत संसाधन नहीं होता, इसमें नयापन नहीं बनाया जाता है। जबकि एक बार संसाधन को समाप्त करने के बाद जो है हमेशा के लिए वो उपयोग नहीं हो पाता। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोल, हम अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं और एक स्थान से दूसरी स्थान पर जाते हैं। जैसे मैं अपना स्कूल आता हूँ, आपके स्कूल आता हूँ, तो यहाँ से जैसे मैं अपने घर से जो गाड़ी में पेट्रोल करके जाता हूँ, आपके स्कूल तक पहुँचने में जो मेरा पेट्रोल जो डला था वो ख़त्म हो जा रहा था। क्योंकि पेट्रोल क्या होता है? शक्ति के साधन, और वो शक्ति के साधन के द्वारा जो है वहाँ तक मेरे को पहुँचा दे, और वो जो यूज़ हुआ, वह जो उपयोग हुआ, वह दोबारा कभी नहीं आएगा। जैसे कोयला से हम लोग जो है ईंधन के रूप में बनाए जाते हैं, और वह ईंधन जो हम यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, अब उसका जो है राख बनता है, तो राख का जो है उसका उपयोग नहीं आ सकते। जबकि जो है नौकरणीय संसाधन में उसका हम उपयोग कर सकते हैं, सूर्यताप कर सकते हैं, है ना। और ये सूर्यताप की जो परछाइयाँ होती है उससे से कर सकते हैं, जल से कर सकते हैं, वायु से कर सकते हैं। जबकि नौकरणीय संसाधन में एक बार उपयोग करने के बाद हमें दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसके हम लोग यदि इसी प्रकार से यदि संसाधन का उपयोग करते जाएं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये पृथ्वी के जो संतुलित अवस्था है वो असंतुलित हो सकता है। तो ऐसे में जो है हम लोग जो उपयोग करते जा रहे हैं, तो इसके लिए एक वैकल्पिक अवस्था भी करनी चाहिए। वैकल्पिक अवस्था से तात्पर्य ये है कि जैसे हम हमारे घरों में भी देखें, हमारे घरों में हम ये देखें,
जो हमारे घर का जो दरवाज़ा होता था, पहले आसानी से लकड़ियाँ मिल जाती थी। लकड़ियाँ मिल जाने से जो है पहले घरों में जो है बहुत सारा घर जो है लकड़ियों से बना होता था। म्यार म्यार जो बोलते हैं उस प्रकार से दरवाजे की खिड़कियाँ लकड़ी से ही होती हैं। अब उसके लकड़ियाँ कम मिलने नहीं लग गई, या मिलती है तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो उसका विकल्प क्या ढूंढे? लोहा। अब अधिकांश जो है घरों में लोहा से खिड़की दरवाज़ा और नाना प्रकार से बेंच वेंच सब ये बनते गए। अब कुछ दिनों के बाद जो है ये भी हमारा, चाहे वो जंग लेने की परिस्थिति पर क्या है या ये इसका महंगाई के कारण क्या है, इसको हम फिर बदलते गए। फिर इसका एक जो है लकड़ी से वैकल्पिक कौन सा हुआ? लोहा आया। लोहा से वैकल्पिक अब आने लगे ही प्लास्टिक। प्लास्टिक से हम आज उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से हर संसाधन का एक वैकल्पिक ढूंढना चाहिए। जैसे पेट्रोल का खनिज तेल है, तो इसका हम वैकल्पिक हम ढूंढ सकते हैं। सूर्य ताप के द्वारा हम जो गाड़ी जो चलाते हैं, पेट्रोल के द्वारा जो हम जाते हैं, तो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से भी हो सकता है, सूर्य ताप के द्वारा भी हो सकता है, या पवन ऊर्जा के द्वारा भी हो सकता है। तो इसका हर क्षेत्र का जो हर संसाधन का एक वैकल्पिक ढूंढना आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो आने वाले दिनों पे हम सभी के लिए एक दिक्कत पैदा हो सकती है। संसाधन और विकास। संसाधन और विकास। आज विश्व के जितने विकास हो रही है वह प्राकृतिक संसाधन के हो रही है, और इसी प्रकार से प्राकृतिक संसाधन का दोहन होती जा रही है, और विकास रुक जाएगा। और इसी प्रकार से हम संसाधन को उपयोग करते जाएं तो विकास जो होती जा रही है, चाहे विकसित देश में हो चाहे विकासशील देशों में, और ये संसाधन जो हो रही है तो एक जो है यह रुक सकती है। तो इसके लिए हमें कुछ न कुछ वैकल्पिक भी ढूंढना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए एक मैं बता दूं, प्राकृतिक संसाधन का विकास का जो संसाधन भी हो रहा है तो विकास भी हो रहा है। और विकास जैसे उदाहरण के लिए एक मैं उदाहरण दे दूं, भारत में कीटनाशकों का, भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में कीटनाशकों का कुछ प्रभाव एंडोसल्फान के द्वारा होती है। भारत में कीटनाशक का दुरुपयोग एंडोसल्फान के द्वारा हुई है। अब वो कैसे है? 1977 में केरल में सरकार के द्वारा 15,000 एकड़ भूमि पर जो है काजू की खेती किए गए थे। केरल में 1977 में के आसपास राज्य सरकार ने 15,000 एकड़ भूमि पर काजू की खेती किए गए थे, और उन पर जो है उत्पादित, क्योंकि काजू जो है कीमती वस्तु है, अब उस पर जो है कीटनाशक जो लग जाता था, उसमें कीड़े लग जाते थे, तो कीटनाशक का छिड़काव करते थे, हेलीकॉप्टर के द्वारा किया जाता। तो ये लगभग उस क्षेत्रों पे, उन क्षेत्रों पर जो है 25 वर्षों तक ये काजू की खेती में हेलीकॉप्टर के द्वारा एंडोसल्फान का छिड़काव किया जाता था। तो इसका दुरुपयोग क्या हुआ कि उस समय इसका प्रभाव इतना हुआ, जिस समय अमेरिका के द्वारा जापान में जो परमाणु बम गिराए थे, तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ भी जो बच्चे आज पैदा होते हैं तो विकलांग पैदा होते हैं। तो उससे भयानक स्थिति हमारे देश में केरल में हो गई थी, और वो जो है माताएं जो है गर्भ ठहर नहीं सकती थी। लगभग ये केरल के उस गांव का मेरे को याद नहीं आ पा रहा है, उस आसपास क्षेत्रों में लगभग 15 पंचायत क्षेत्रों पे हैं
जो आसपास में जो है माताएं घर बाहर ठहर नहीं पाती थी, या कोई ठहर भी गया तो बच्चे जो होते थे वो मानसिक विकलांगता होती थी। मानसिक विकलांगता नहीं हो पाती थी तो लोग अधिकांश जो है किसी का पैर नहीं, किसी का हाथ नहीं, इस प्रकार से होती जा रही थी। तो वहाँ पर एक शासकीय जो डॉक्टर थे वो खोज करने लगे क्यों ऐसा होता है। क्योंकि पहले तो आज से 25-30 साल के पहले तो ऐसा कोई नहीं था, लेकिन आज जो जितने घरों में बच्चे की संख्या कम हो गई है, कि साथ साथ जो बच्चे पैदा होते हैं वो मानसिक विकलांगता हो जाती है, या मानसिक विकलांगता के नहीं हो पाती तो शारीरिक विकलांगता होती। आखिर वो बहुत स्टडी किया क्या बात है, तो अंत में पता चला कि उस आसपास के क्षेत्रों में जो 15,000 राज्य सरकार के द्वारा जो 15,000 एकड़ भूमि पर जो काजू किए गए थे और एंडोसल्फान का जो छिड़काव किया गया था, उसके जो श्रमिक होते थे और आसपास में जो रहने वाले लोगों को जो है इस कंडीशन तक पहुंचाया गया है। तो उस डॉक्टर और राज्य सरकार के द्वारा जो है इतनी मुद्दा आगे बढ़ गई, तो ये दोनों के मुद्दा जो है कहाँ तक पहुंच गई, हाई कोर्ट तक पहुंच गई। हाई कोर्ट के पास पहुंच गई तो अंत में राज्य सरकार को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि फैसला जो हाई कोर्ट ने सुना दिया कि वास्तव में एंडोसल्फान के कारण ही ये दूषित वातावरण हो रही है, जिसके कारण उनके बच्चे जो एंडोसल्फान के कारण जो घात हर घर में जो दुष्प्रभाव पड़ा, तो उसका मुआवजा राज्य सरकार अभी पर दिया जा रहा है। और ये बात मैं सिर्फ पुस्तकी या कहीं पर और सुनी वाला बता, ये जो है उस समय एक एपिसोड आता था आमिर खान का सत्यमेव जयते, वो एक एपिसोड में इस मुद्दे को भी वास्तव में लाया गया था और उस डॉक्टर भी आए थे, वो आसपास के जो जिस पर वो बीती हुई है शारीरिक विकलांगता और मानसिक विकलांगता, उनको भी लाए गए थे। और उस समय जो हाई कोर्ट का जो जज थे वो भी उपस्थित थे और स्वीकार किया गया है। तो हाँ, इस प्रकार से होता है। तो अर्थात जो है ये हम कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जो संसाधन है, उसका संसाधन को हम लोग सही ढंग से यदि उपयोग किए गए तो हमारा जो है पृथ्वी जो है एक अच्छे वातावरण से रहेगी। तो हम संसाधन का प्रबंधन से तात्पर्य यह है, हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग को नियोजित ढंग से प्रबंधन करना होगा। हम जो संसाधन का उपयोग करते जा रहे हैं तो एक प्लानिंग के तहत करना होगा, एक नियोजन के तहत पर करना होगा, ताकि हम जो संसाधन को उपयोग कर रहे हैं इसका कोई ना कोई विकल्प किए जा सके। तो वैकल्प इसका एक है, जो संसाधन है उसको जो संरक्षण किया जाए। तो सबसे पहला हम लोग ये देखें कि जो संसाधन का हम लोग उपयोग किया जा रहा है तो उसका एक वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाए। हम कोई संसाधन उपयोग कर रहे हैं उसका वैकल्पिक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए संसाधनों का नौकरीकृत करना। जो संसाधन जो है उस संसाधन का हम एक ऐसा खोज करें तो उसका जो है चक्री के रूप में होते जाए। जैसे मैं यहाँ पर बताया था मैंने नौकरनी संसाधन, तो वो संसाधन को जो है नौकरीत होते जाएं। तीसरा हम लोग ये कह सकते हैं कहे संसाधनों का सोच समझ कर जो है हमको उपयोग करना चाहिए। अब कई लोग जो है जहाँ उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो संसाधन का जो है ज़बरदस्ती दुरुपयोग किए जाते हैं। यहाँ से जैसे जहाँ साइकिल से जा सकते हैं वहाँ पर पेट्रोल का यूज़ करते हैं, और या इसी प्रकार से बहुत सी है। तो हम लोग ये संसाधन प्रबंधन का जो हम लोग उपयोग करें नियोजित ढंग से, प्लानिंग के तहत में हम यदि काम करें तो आने वाले दिनों तक ये हम लोग एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। और यहीं पर अब मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ। आज जो मैं क्लास जो पढ़ाया उसको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
जब मैं क्लास हम उपस्थित होंगे तो इसको हम टेस्ट ग्रुप में और लेंगे। और किसी को कुछ भी यदि डाउट होगा तो यदि किसी को कोई डाउट होगा तो मेरा पर्सनल नंबर है, उस पर्सनल नंबर से मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को डाउट कर सकते हैं। 9131583459, ये 9131583459 इस कॉन्टेक्ट पर व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को प्रश्न कर सकते हैं या कभी भी कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।